डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर एक बार डिकोडिंग द क्वांटम मैकेनिक्स इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि कैसे आइंस्टाइन की लाइट क्वांटा की थ्योरी गलत धारणाओं पर आधारित थी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। इससे पता चला कि लाइट बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेव है जिसमें कोई पार्टिकल नेचर नहीं है। फोटोन पोलराइजेशन का पता लगाने का सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन का पता लगाना। इसलिए किसी भी फोटोन की गैर मौजूदगी में उसका कोई एंटांगलमेंट नहीं होता। यह लाइट वेव्स के पार्टिकल नेचर में विश्वास को खारिज करता है। यह देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है क्या, हम एटॉमिक मॉडल के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। अब हर हिस्टोरिकल पल को फिलोसॉफिकली और लॉजिकली समझना जरूरी है। अभी का एटॉमिक मॉडल क्वांटम एटॉमिक मॉडल है और यह जानना दिलचस्प होगा कि मेरे बजाय स्टूडेंट इसके बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी कोई स्टूडेंट पूछता है, सर, अगर एटम्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं या वेव के रूप में दिखाए जा रहे हैं, तो ऐसे एटम से सॉलिड मैटर कैसे बन सकता है? कोई भी टीचर इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता, जो कि एक सच्चाई है। और फिर भी यह सोचना कि हमारा शरीर ऐसे एटम से बना है और सॉलिड और मजबूत रह सकता है, ये कितनी अजीब है। अगर किसी मशीन के सभी पुर्जे फ्लेक्सिबल है तो ऐसी मशीन अपने पैरों पर मजबूती से कैसे खड़ी हो सकती है। इसलिए यह आइडिया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं या उन्हें वेव के रूप में दिखाया जा सकता है, पागलपन है। शुरुआती दिनों में यह सोचा जाता था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं। उस समय फिजिसिस्ट को इस बात के सबूत मिल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरे तरह से इग्नोर कर दिया। असल में उस समय फिजिसिस्ट ने कम रिसोर्स सोर्स के साथ बहुत अच्छे नतीजे निकाले थे, लेकिन कुछ सुरागों को इग्नोर कर दिया जो उन्हें गलत दिशा में ले गए। इसके लिए हम रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से शुरू करना होगा। जानते हैं कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने सबसे पहले 1897 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो एटम का एक हिस्सा था। इससे पता चला है कि एटम डिवाइडेबल था, जैसा कि पहले माना नहीं गया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए थॉमसन ने सोचा है कि एटम में न्यूट्रल रहने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। इससे उन्होंने एटम के लिए एक नया स्ट्रक्चर प्रपोज किया। थॉमसन ने 1904 में बताया कि एटम पॉजिटिव चार्ज वाला एक गोला है, जिसमें पुडिंग में प्लम की तरह अंदर धसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इस एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। यह पहला मॉडल था जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शामिल थे, और इसने भविष्य के एटॉमिक थ्योरीज को प्रेरित किया। यूके के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अर्नेस्ट रुदरफोर्ड थॉमसन के प्लम कोडिंग मॉडल को टेस्ट करने और एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यह जांचने का फैसला किया कि अल्फा पार्टिकल्स मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। रुदरफोर्ड की गाइडेंस में हाइंस गैगर और अर्नेस्ट अर्नेस्ट मार्सडेन उन्होंने 1909 और 1911 के बीच गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड मेटल का इस्तेमाल करने का कारण यह था कि हथौड़े से इसे मार मार कर आसानी से पतला किया जा सकता था। उन्होंने 3 गोल्ड फाइल्स पर अल्फा पार्टिकल्स का मारा करके बिखरे हुए अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी की और पाया कि लगभग 2000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक या दो ही डिफ्लेक्ट हो रहे थे या वापस आ रहे थे। इससे उन्हें पता चला कि एटम में बहुत खाली जगह होती है और एटम का लगभग पूरा मास उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। साथ ही एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जो न्यूक्लियस कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम की बची हुई खाली जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। रुदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे से बहुत
हैरान हुए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि एटम थॉमसन के बताए गए प्लम पुडिल मॉडल जैसा नहीं था। रुदरफोर्ड ने मार्च 1911 में मैनचेस्टर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी की एक मीटिंग में इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे की घोषणा की, और उसी साल मई में उस पर पेपर भी पब्लिश किया। उस समय उन्होंने कहा कि एटम पूरी तरह से खोखला होता है, जिसका सारा मास और पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में इकट्ठा होता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम चर्च जितना बड़ा एटम बनाते हैं, तो न्यूक्लियस सिर्फ एक मक्खी के साइज का होगा। एटम न्यूट्रल होगा, मतलब उसके नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उस खोखले स्पेस में बिखरे होंगे, शायद सूरज से चक्कर लगाने वाले ग्रहों की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। रुदरफोर्ड ने शायद इसके ऊपर सोचा होगा कि छोटे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते। उन्होंने सोचा होगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स घूमते होंगे, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस्ड होते होंगे। इसी आधार पर उन्होंने एटम का प्लानिटरी मॉडल प्रपोज किया। इलेक्ट्रॉन्स एटम के ऑर्बिट में घूमते हैं, यह गलत आइडिया सबसे पहले इसी के जरिए आगे बढ़ा। इसे गलत कहने का कारण यह है कि बाद में 1936 में रुदरफोर्ड का दिया गया एक बयान बहुत जरूरी है। 1936 में एक लेक्चर के दौरान उन्होंने कहा, यह लगभग उतना ही अविश्वसनीय था जितना कि अगर आप एक टिश्यू पेपर के टुकड़े पर 15 इंच का गोला दागे और वह वापस आकर आपको लगे। वो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के स्ट्राइक होने के बारे में उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे। इससे पता चला है कि अल्फा पार्टिकल्स के न्यूक्लियस से काफी जोर से टकराने के बावजूद न्यूक्लियस स्थिर था। फिर भी उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के मतलब को पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। इससे पता चलता है कि एक तरफ एटम के अंदर पूरा वैक्यूम है, यानी कि एटम खोखला है, जो दिखाता है कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में लटका हुआ है, ऐसा। और जब अल्फा पार्टिकल उससे टकराते हैं तो भी वो हिलता नहीं है। एटम के सेंटर की जगह उसे कौन पकड़े हुए था? किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? ये बहुत अजीब बात है। उस सोने की फाइल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स थे। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे वो स्कैटर हो जाएंगे, जिससे फाइल नहीं बच पाएगी। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा। अगर एटम्स में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रॉन्स और सभी न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो गए, तो सभी न्यूक्लियस स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं घूम सकते। यह पहला इंडिकेशन था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन यह इंटरेस्टिंग है कि रुदरफोर्ड ने 1936 में इस पर ध्यान दिया। फिर सवाल उठता है कि रुदरफोर्ड या दूसरों ने 1911 में इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। असल में रुदरफोर्ड को अंदाजा लगा सकते थे कि एक एटम में कितनी जगह है, और उसी हिसाब से वो यह तर्क दे सकते थे कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। लेकिन यह हैरानी की बात है कि उन्होंने यह सवाल को नहीं किया कि न्यूक्लियस उस जगह में कैसे लटका हुआ है। ऐसा लगता है कि उस समय एटॉमिक लेवल के सारे सवाल एक ही साथ सामने आ रहे थे, जिससे सभी कंफ्यूज हो गए थे। फिर ग्रहों की गति की गहरी स्टडी थी, इसलिए शुरू में यह माना गया कि एटम में भी ऐसा ही होता होगा। भले ही उन्होंने सोचा होता कि इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिट में नहीं घूमना चाहिए और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच एक मजबूत अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसे बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच एक मजबूत रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, जिसे जाना नहीं गया था। क्योंकि अगर एटम में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी से कम होती, इसलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को सीधा खींच सकता था, जिससे एटम का अस्तित्व खत्म हो जाता था।
वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा लगता है कि हर कोई बहुत जल्दी में था। लेकिन उस समय अगर यह कहा गया होता कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, जो एक सच है, और उन्हें बैलेंस करने के लिए और एक रिपल्सिव फोर्स की जरूरत है, तो चलिए पता लगाते हैं कि वह क्या है। शायद एटॉमिक मॉडल एक नया मोड़ ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने इस टॉपिक को खुला भी नहीं छोड़ा। वे सभी अगले 10 से 15 सालों तक इसी बात पर अड़े रहे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं। ये एक अजीब बात है कि हम अपने स्टूडेंट्स को गर्व से कहते हैं कि हम सचमुच जमीन पर तैर रहे हैं। हमारे पैरों के पास एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और जमीन की सतह पर एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत मजबूत फोर्स होता है। इसलिए हम जमीन से ऊपर बैलेंस्ड है। असल में यह फोर्स स्टैटिक होना चाहिए, और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो यह फोर्स स्टैटिक कैसे हो सकता है? ये कितनी बेवकूफ़ी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और आगे बढ़कर हम उन्हें बताते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स वेव के रूप में भी हो सकते हैं। फिर अगर ऐसा है तो हम कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि हम ऐसे एटम से बनी जमीन पर कैसे खड़े हो सकते हैं। और यह सब इस कहावत के तहत सहा जाता है कि कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं समझ सकता। वाह, क्या बात है! बाद में यह सवाल उठा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो वे एनर्जी रेडिएट करता, जिससे उनकी उसकी स्पीड कम हो जाएगी और आखिर में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसलिए रुदरफोर्ड एटम के मॉडल पर सवाल उठा। उसी समय एक और सवाल यह था कि एटम कुछ खास फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि तरंग कैसे पैदा कर सकते हैं। इससे पहले 1988 में रेडबर्ग ने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को बताने के लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक इंपोरिकल फार्मूला निकाला था, जहां N1 और N2 पॉजिटिव इंटीजर है, जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के फाइनल और शुरुआती एनर्जी लेवल को दिखाते हैं। उसी समय 1912 की शुरुआत में डेनमार्क के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नील्स बोहर पोस्ट डॉक्टर रिसर्च के लिए और रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियों को ठीक करने के लिए या समझने के लिए मैनचेस्टर, इंग्लैंड में अर्नेस्ट रुदरफोर्ड के साथ जुड़ गए। उस समय बोहर को एहसास हुआ कि अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो रेडबर्ग के फार्मूले के हिसाब से स्पेक्ट्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है। बस शर्त यही है कि इलेक्ट्रॉन उस खास ऑर्बिट में घूमते समय एनर्जी रेडिएट न करे, और जब वह एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए तो वह अपनी एनर्जी के अंतर या फर्क के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी रेडिएट करे। इससे वह हाइड्रोजन एटम से निकलने वाले और सोखने वाले स्पेक्ट्रा का अंदाजा लगा पाए। यह इतिहास तो सभी जानता है, जिस पर बोहर ने 1913 में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया था। बेशक बोहर की एटॉमिक थ्योरी को धीरे धीरे महत्व मिला, क्योंकि यह हाइड्रोजन एटम से निकलने वाले या सोखने वाले स्पेक्ट्रम को समझा सकती थी, लेकिन इसमें कुछ बातें कभी मानी नहीं जा सकती। बोहर कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम के स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो एनर्जी नहीं निकलता या एनर्जी नहीं छोड़ता। सच कहे तो इलेक्ट्रॉन का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब वह किसी ऑर्बिट में घूमता है तो वो उसके फील्ड के साथ घूमेगा, और उस वक्त वह फील्ड स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की लहरें पैदा करेगा और वे तरंगों के रूप में फैलेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी और आखिर में वह न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इससे उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते समय रिपल्स नहीं बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, जो कभी भी मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा तो रिपल्स बनेंगे ही, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के में प्रोपेगेट हो गए, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी और वो आखिर में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसलिए स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सिर्फ इसलिए इसे मान लेना बहुत गलत है कि मैथमेटिकल नंबर मैच करते हैं, जिससे हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा बता सकते हैं। दूसरी बात, बोहर कहते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट से अंदरूनी ऑर्बिट में कूदता है या जंप करता है तो उसका एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी वो एनर्जी डिफरेंस को h से डिवाइड करने के बाद मिल सकती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को उस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करने की जरूरत नहीं है जिस पर वेव बन सकती है, जो हमारी सोच से भी परे है। जब आइंस्टाइन को यह पता चला तो उन्होंने भी कहा कि बोहर अपनी थ्योरी पेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि एक एंटीना में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन उस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए होती है। लेकिन उसी समय जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ज्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल पर जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक वेव बनती है, लेकिन एंटीना से बनने वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एटम से बनने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम होती है। सिर्फ सिर्फ फर्क इतना ही है, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब है कि अगर हम एंटीना में करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। साथ ही अगर हम किसी एटम में दो एनर्जी लेवल के बीच का अंतर की वैल्यू कम कर देते हैं तो उससे पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमें फ्रीक्वेंसी का एक पॉइंट मिलेगा जहां अगर हम उस पॉइंट के नीचे की फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करना होगा, और अगर उस पॉइंट के ऊपर की फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को उसे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करना होगा। फिर से हम यह साबित नहीं कर सकते कि उस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी की वेव बनाने के लिए एग्जैक्ट हमें क्या करना होगा। सच में कहे तो क्या यह मुमकिन है क्या? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेटिंग से बन सकती है, और यूनिवर्स में एक ही चीज होने के लिए दो अलग अलग कारण जिम्मेदार नहीं होते। और अगर ऐसा होता तो हम कोई लॉजिक लगाकर यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि आगे क्या होगा। जब हमें एहसास हुआ कि एटम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए जिम्मेदार है, तभी हमें यह तय करना था कि एटम में वह इलेक्ट्रॉन उस वेव की फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा होगा। इसका मतलब था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में ऑर्बिट में घूम नहीं सकता था, और इस विषय को खुला छोड़ना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो बोहर एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी दिक्कतें थी। जब बोहर का हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था तो उसे हायर एटम के लिए भी माना गया जा रहा था। उस समय यह पता था कि हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका नेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। जिसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में लेकिन उल्टी दिशा में और एक ही स्पीड में घूम रहे होंगे, जो कभी भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि वे एक ऑर्बिट पूरा करते समय दो बार एक दूसरे के पास आते और उनके बीच रिपल्शन होने के कारण वे एक ही ऑर्बिट में नहीं रह पाते, जिसके कारण उनका नेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रह पाता। उनका नेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो है। शायद इसका मतलब यह है कि वे शायद ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पर शायद कभी बड़े पैमाने पर चर्चा नहीं हुई थी। इतिहास में कभी कभी कोई चीज छूट जाती है, लेकिन अगर वही चीज भविष्य में मिल भी जाए तो भी उसका महत्व समझ में नहीं आता, क्योंकि तब तक बहुत कुछ बीता चुका होता है। हालांकि अब भी वह चीज बहुत जरूरी होती है, लेकिन इसे देखने का नजरिया बदल गया होता है। इसी तरह 1909 से 1913 के बीच एटम में इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखने के लिए एक अतिरिक्त रिपल्सिव फोर्स का पता चलने की जरूरत थी, लेकिन उसका पता 1927 में चला। तब तक उस चीज को देखने का नजरिया पूरा बदल चुका था, इसलिए पिछले 100 सालों से इसकी अहमियत का एहसास कभी नहीं हुआ। 1922 में ऑटो स्टर्न और वाल्थर गोरलैस ने यह पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि
क्या किसी एटम में मैग्नेटिक मोमेंट जो उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से जुड़ा होता है क्लासिकल फिजिक्स के बताए गए किसी भी मनमाने एंगल के बजाय सिर्फ कुछ क्वांटाइज्ड दिशा जैसे ऊपर या नीचे में अलाइन हो सकता है क्या? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स उस वक्त यही बता रहा था। इसके लिए उन्होंने सिल्वर एटम की एक बीम को एक इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा और देखा कि क्या यह दो हिस्सों में बंट जाती है या नहीं, और उन्होंने पाया कि दो हिस्सों में बंट जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के स्पेस क्वांटाइजेशन की पुष्टि हुई थी। यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या तो ऊपर था या तो नीचे था, जिसे स्पेस क्वांटाइजेशन कहा गया था, जिसे समझने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। लेकिन 1925 में जॉर्ज उलनबेक और सैमुअल गोल्डस्मिथ ने उसके ऊपर स्टडी की, जो 1922 में स्टर्न गार्लियास एक्सपेरिमेंट में जो सिल्वर बीम की स्प्लिटिंग मिली थी उसके ऊपर स्टडी की। और उन्होंने पाया कि जो स्प्लिटिंग मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से नहीं थी, बल्कि उस इलेक्ट्रॉन को और भी एक मोशन थी जो स्पिन मोशन थी। एक इस ऐसी थी और दूसरी ऐसी थी। इस स्पिन मोशंस की वजह से उन्हें मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा था, और उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन सिल्वर बीम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था 47th इलेक्ट्रॉन, वो आखिरी ऑर्बिट में था, वो उसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट था, और उसकी वजह से अपर या डाउन उसकी वजह से ये स्प्लिटिंग मिल रही थी। ये उन्होंने 1925 में बताया। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि मैग ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन को एटम में दो मोशंस है, एक ऑर्बिटल मोशन होगी और दूसरी स्पिन मोशन। लेकिन जब वो स्पिन मोशन में होगा तो ये टीनी मैग्नेट बोल के एक्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा एक टाइनी मैग्नेट बोल के एक्ट हो जाएगा। तो ये भी उसके उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया कि शायद ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और स्पिन मोशन है, वो इलेक्ट्रॉन को एटम में स्टेबल करने के शायद मददगार साबित हो सकती है क्या, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन में होता है और दोनों एक ही एक्सिस पे होते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन मोशन में होंगे, तो उनका सही सेम पोल्स इनवर्ड होंगे। इसका मतलब है कि दोनों में मैग्नेटिक रिपल्शन पैदा हुआ। तो टोटल रिपल्शन कितना हुआ? इलेक्ट्रिक रिपल्शन जो पहले ही है और दूसरा वो मैग्नेटिक रिपल्शन पैदा हुआ है, ऐसा नेट रिपल्सिव फोर्स अब बढ़ गया है। अगर इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स कैसा होगा? इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन रेडियल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ द बोथ कंपोनेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं। लेकिन अब ये स्पिन मोशन में आया तो रेडियल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कम होके उसका टैंजेंशियल यानी सर्कुलर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी तैयार हो जाएगा, और वो सर्कुलर या टैंजेंशियल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की इंटरेक्शन की वजह से दूसरा जो फोर्स पैदा हो रहा है वो शायद मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो रहा है। सो टोटल फोर्स इज नाउ इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स प्लस मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि अगर स्पिन मोशन में आए तो उसका कंबाइंड मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स जीरो। नाउ हम ये भी समझते थे कि हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो समझो यहाँ पे हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, और दोनों साइड यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स है, और दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, एक ऐसा घूम रहा है, ऐसा उल्टा घूम रहा है। इसी कारण यहाँ पे दो फोर्सेस एडिशनल हो गए, यानी कि दो रिपल्सिव फोर्सेस, एक इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच। और पहले से दो अट्रैक्टिव फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, और एक अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच। समझो ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स, ये दोनों रिपल्सिव फोर्स के बराबर शायद अगर हो गए समझो, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही स्पिन मोशन में बराबर दूरी रखते हुए, दोनों की दूरी न्यूक्लियस से बराबर रखते हुए स्टेबल हो सकते हैं। ये सिस्टम स्टेबल हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऐसा ऑर्बिटल मोशन में या वेव के रूप में घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है,
और उसका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, मीन्स ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। इसलिए ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगी। शायद ऐसा हीलियम एटम हो सकता है। बात करते कि ये हीलियम एटम तो कहाँ तैयार होता है। हम तो जानते हैं कि सभी एटम्स तो या स्टार के कोर में तैयार होते हैं। ये भी एटम स्टार के कोर में तैयार होगा। ये तो सबसे पहला एटम होना चाहिए। अगर ये स्टार के कोर में तैयार होगा तो असेंबल कैसे होगा, इसके बारे में कोई भी कहीं भी अभी तक किसी ने भी बताया नहीं है। समझो, पहली बार यहाँ पे ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस तैयार होगा, जहाँ पे दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स कंबाइंड हो गए और पैक हो गए। और क्या होगा, अब ये तो न्यूट्रल इसके साथ पॉजिटिव चार्ज आने की कोई तो पॉजिटिव फील्ड होगी। वो न्यूट्रल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींचे आएंगे। जैसे जैसे दो इलेक्ट्रॉन खींचे आएंगे, वैसे तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक साथ में तो एक तरफ से नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बीच रिपल्शन है। तो एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो दूरी पर रहेंगे पहले ही। जब दोनों नजदीक आएंगे तो एक बात होगी कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स में पहले ही इलेक्ट्रो रिपल्सिव फोर्स है। जैसे जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आएंगे, वैसे वैसे दोनों का इलेक्ट्रो रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। उसी साथ ये जैसे दोनों न्यूक्लियस के नजदीक आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स इनको नजदीक नजदीक खींचता चला जाएगा। लेकिन उनका उसी के साथ इनका जो इंडिपेंडेंट रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रिक, वो भी बढ़ता जाएगा। और वो कम करने के लिए वो स्पिन मोशन में ट्रिगर हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि एटम फॉर्म होने में। क्यों वो स्पिन में ट्रिगर हो जाएंगे? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से इनमें रिपल्शन पैदा हो रहा था। तो जब ये दोनों फील्ड एक दूसरे को दूर दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो स्पिन में ट्रिगर हो जाएंगे और वो अपोजिट स्पिन में ट्रिगर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनमें अब दूसरा फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि इसको टैंजेंशियल कंपोनेंट प्राप्त हुआ है, इसको भी टैंजेंशियल यानी सर्कुलर कंपोनेंट प्राप्त हुआ है। वो सर्कुलर कंपोनेंट या टैंजेंशियल कंपोनेंट के और पैरेलल कंपोनेंट की वजह, इंट्रैक्शन की वजह से दूसरा फोर्स पैदा हो रहा है, और वो है मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को फिर से दूर धकेला। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहे हैं, तो इनकी स्पिन मोशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब नजदीक आते हैं तो इलेक्ट्रो रिपल्सिव फोर्स जो इनके रेडियल कंपोनेंट की वजह से हो रहा था, वो रेडियल रिपल्सिव फोर्स कम करने की वजह से वो स्पिन स्पीड बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे स्पिन स्पीड बढ़ती जाएगी, उनका अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि रेडियो फोर्स भी कम हो रहा है। लेकिन उनका मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। इसी कारण नेट रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है। एक एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक बिंदु ऐसा आएगा, जहां पे इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है वो, और ये दोनों में का रिपल्सिव फोर्स, नेट रिपल्सिव फोर्स मीन्स इनका इलेक्ट्रो रिपल्सिव फोर्स और मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स, इनकी टोटल वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर हो गई, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं पे रुक जाएंगे। शायद थोड़े आइसोलेट होंगे, लेकिन वहीं पे रुक जाएंगे और सिस्टम स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा ही हीलियम एटम होना चाहिए। ये बहुत रिसर्च का आगे का सब्जेक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हमें जानना ही चाहिए। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते समय स्पिन में ट्रिगर नहीं हो जाते, तो ये एटम नहीं बनता, आगे का एटम नहीं बनता, और खुद हम ये देखने के लिए भी नहीं रह पाते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हमें इसे समझना ही चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर होते हैं तो कोई स्पिन मोशन नहीं होती। यह स्पिन एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। स्पिन स्पीड एक जैसी नहीं होती। स्पिन इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा स्पिन होना चाहिए, वो शायद एटम में हो या एटम के बाहर हो। लेकिन हमने देखा है कि जब हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन सेटल हो रहे थे, उनकी स्पिन कम ज्यादा हो रही थी। इसका मतलब है कि शायद स्पिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये तो हम दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी जान सकते हैं। हमें पता है कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को 1897 में डिटेक्ट किया था या डिस्कवरी की थी। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया था, जिससे EY हम की वैल्यू निकाली थी। उस वक्त उन्होंने
इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए दो मैग्नेट यूज किए थे। तो उस वक्त तो उन्होंने कभी ना कभी तो एक मैग्नेट वहां पहले रखा ही होगा। और जब एक मैग्नेट रखते हैं तो ऐसे बीम ऊपर जाते हैं, जो आज भी हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रिंसिक स्पिन है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन गन से बाहर आ रहे हैं और स्क्रीन पे स्ट्राइक हो रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए थे, वो टेनी मैग्नेट बोल के एक्ट हो रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है मैग्नेट रखने से और एक स्पॉट पैदा करता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को चार्ज की वजह से ये मैग्नेट और फील्ड की वजह से ऊपर जा रही है। लेकिन अगर उन इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक मोमेंट या टेनी मैग्नेट बोल के एक्ट हो रहे थे, तो उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन जाते वक्त अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एस पोल इस एस पोल के तरफ रहता था, तो वो शायद दूर ढकेले जाते थे, तो ऊपर जाते वक्त वो कहीं तो इधर दूसरी तरफ वो स्ट्राइक हो जाता था। अगर इलेक्ट्रॉन इस वक्त जाते वक्त कोई इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक बार का यन पोल इधर रहता था, तो वो जाते वक्त इधर अट्रैक्ट हो सकते थे, और इसलिए वो ट्रैवल करते वक्त इधर आईली और स्ट्राइक हो जाता था। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट सब परपेंडिकुलर रहता था, मतलब ऊपर यन और नीचे यस, नहीं तो नीचे यन ऊपर यस रहता था, तो वो डिफ्लेक्ट ना होके सीधा जाके सेंटर पे स्ट्राइक हो जाता था। अगर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता था, तो ये दोनों के बीच कहाँ तो स्ट्राइक होता था। इसलिए एक मैग्नेट रखने से जो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट हो रहे, वो ऊपर जाके एक लाइन प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन वो करती नहीं। जैसे अब भी हम टेस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब कैथोड रे के बाहर आ रहे इस इलेक्ट्रॉन बीम में है, तो उनके पास कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट या टेन्यू मैग्नेट बोल के नहीं एक्ट हो रहे। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एटम में रहते हैं, तभी उनको स्पिन मोशन है, और वो टेन्यू मैग्नेट बोल के एक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं है, उस उनको सिर्फ एटम में सेटल होने के लिए वो स्पिन मैग्नेट एंगुलर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। यह हमें तो कभी ना कभी तो जानना ही चाहिए। चलिए दूसरी बात करते हैं कि वेव हीलियम एटम वेव कैसा पैदा कर सकता है। हम तो जानते हैं कि वेव पैदा करने के लिए जानते हैं या मानते हैं समझो। हम तो मानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वेव पैदा करता है तो उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होना ही चाहिए। ये वैश्विक यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैश्विक सत्य है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। हम नहीं समझते तो नहीं समझते बोल, वो हम अभी भी नहीं समझते ऐसा बोल, लेकिन ऐसा नहीं कि जंप करने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन हो तैयार होते हैं, ये बिल्कुल 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 गलत है। तो हम पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हीलियम एटम में कैसा वेव पैदा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हीलियम एटम में स्टेबल हो जाते, इस एक यही दूरी पर और दूसरा भी सेम दूरी पर, और एक अपोजिट स्पिन में घूम रहे थे, एक समझा ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है। अब ये स्टेबल है, इनका अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रिपल्टिव रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हुआ है। अगर किसी वजह से बाहर से इम्पैक्ट की वजह से, समझे टेम्परेचर की वजह से इसका थोड़ा सा धक्का मिल गया, थोड़ा सा अंदर बाहर हो गया, समझा वो अंदर हो गया थोड़ा सा, ये अंदर हुआ उसके साथ ये भी अंदर हो गया समझो, तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। इस बढ़ने की वजह से उनकी स्पीड, स्पिन की स्पीड थोड़ी बढ़नी चाहिए, उससे मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स ही बढ़ेगा, उससे नेट रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और वो बाहर धकेली जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास है, इसका मतलब उसको मोमेंट प्राप्त हुआ है। इस मोमेंट की वजह से जो अंदर गया हुआ है दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसी जगह पर नहीं ठहरेंगे, वो सीधे थोड़ा बाहर जाएंगे। जैसे जैसे बाहर जाते हैं तो उनका इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स कम होता है, तो स्पिन कम होगी, मैग्नेटिक रिपल्सिव फिर फोर्स भी कम होगा। इसी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, इसी वजह से वो फिर से यहाँ तक कहा तो रुक जाएंगे, और फिर से वो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑसिलेट हो जाएंगे, एक ऐसा दूसरा ऐसा, एक ही साथ ऑसिलेट हो जाएंगे, दोनों एक ही वक्त बाहर जाएंगे, दोनों एक ही वक्त अंदर आएंगे, ऐसा उनके उनके पॉइंट पॉइंट के ऊपर वो ऑसिलेट होते रहेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को और इसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से इसके ऑसिलेशंस की वेव पैदा होगी, और वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में ऐसे यहाँ से फैलती जाएंगी, और उस वेव की फ्रीक्वेंसी
जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहे वही होगी। और ये फ्रीक्वेंसी जो फोर्सेस है वो फोर्सेस तय करेंगे एक अट्रैक्टिव इसका, और ये दोनों रिपल्सिव, यानी कि दो अट्रैक्टिव फोर्सेस और दो रिपल्सिव फोर्सेस को मिला के इसकी फ्रीक्वेंसी तय करेंगे, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं अगर ये दोनों फोर्सेस हम निकाल पाए तो ऐसी वेव यहाँ पे पैदा होगी, वो प्रोपेगेट हो गया, ऐसे दो वेव यहाँ पे पैदा हो गया और प्रोपेगेट हो गया। और ये दोनों वेव के बीच 180 डिग्री फेज डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हीलियम एटम से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक वेव कई फ्रीक्वेंसी की होती है, लेकिन कुछ खास फ्रीक्वेंसी की होती है। इसका मतलब है कि जो इसकी पहले यहाँ पे जो बैलेंस हुआ था इस फ्रीक्वेंसी की जो वेव थी, तो ये फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो इसके डिस्टेंस पर थी। जितना कम डिस्टेंस पर बैलेंस होगा उतनी ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। तो कहीं पे तो ये स्टेबल होता है, इसका मतलब है इसकी ये लोवेस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। कहाँ भी होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे स्टेबल होंगे, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन हमने देखा है कि हीलियम एटम कई फ्रीक्वेंसी के वेव्स, लेकिन फिक्स फ्रीक्वेंसी के वेव्स निर्माण कर पाता है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी दो ही जगह पे स्टेबल नहीं होते हुए इनको और भी कुछ पॉइंट्स हैं स्टेबल होने के लिए। यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन समान अंतर पर कई जगहों पर स्टेबल हो सकते हैं शायद। लेकिन वो कैसे हो सकते हैं, क्या उनका मैग्नेटिक स्पिन, सॉरी उनका जो स्पिन मोशन है वो कुछ क्वांटाइज्ड है क्या शायद। अगर वो क्वांटाइज्ड होगे तो कुछ पर्टिकुलर वो स्पिन में स्टेबल होते जाएंगे, मोशन में स्टेबल होते जाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्टेबल होते जाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे निर्माण करते होंगे। यहाँ पर F1 स्ट्रांग होना चाहिए, F2 थोड़ा वीक, F3 थोड़ा लेस होना चाहिए। ऐसे जितना बाहर वो स्टेबल होते जाएंगे उतनी उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। लेकिन ऐसे पॉइंट ज्यादा तो नहीं होंगे, कुछ गिने चुने पॉइंट होने चाहिए। और कहाँ कहाँ पे स्टेबल होता है अगर हम निकाल पाए तो एटम का क्वांटम नेचर समझ में आएगा, जो हमें अभी भी समझ में नहीं आया। ये डिफरेंट पॉइंट पर स्टेबल होता है, तो बेशक डिफरेंस पे फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होता है। और वो क्यों ऑसिलेट होता है ये समझने के लिए कैसा बैलेंस होता है और ये पूरा समझना, मतलब एटम का क्वांटम नेचर समझना। अब तो हम समझते हैं कि क्वांटम नेचर बोले तो इलेक्ट्रॉन व्योम व्यो व्यो जैसा बर्ताव करता है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है भाई साहब। तो चलिए, अब शेल कैसे फॉर्म होते हैं थोड़ा सा हम देखेंगे। हम तो कैसा अपना क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो जानने के लिए हम पहले देखते हैं कि हीलियम एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टेबल होता है और सेल फॉर्म कर सकता है क्या। लोवेस्ट जो जब टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन कम से कम बिंदु पर स्टेबल हो गए, उनकी F1 फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की। और हम कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल हो गए इनका। और हम पहले ये समझे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। इसका स्पिन ऐसा है, फिर इसका ये उल्टा है। अभी इस स्पिन से मैग्नेटिक मोमेंट इस दिशा से होगा, इस स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट इस दिशा से होगा, दोनों का स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियस की तरफ है। तो इसका मतलब हम ये मैग्नेटिक मोमेंट डाउन कर सकते हैं, यानी कि स्पिन डाउन, स्पिन अप नहीं, डाउन स्पिन कह सकते हैं। यहाँ पे उल्टी दिशा में ये एक दूसरा पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए। ये उल्टी दिशा में घूम रहे हैं दोनों एक दूसरे से, तो इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की दिशा में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अप स्पिन हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन एक शेल फॉर्म कर रहे हैं उनका एक तो डाउन स्पिन होगा, नहीं तो अप स्पिन होगा। यहाँ पे डाउन स्पिन है, यहाँ पे अप स्पिन है। इस शेल को हम 1s2 कह सकते हैं। ये सिर्फ 1s2 तो नाम के लिए। और दूसरी बात हम देखेंगे कि 1s2 बोले बोले तो पहले लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आ सकता है क्या, ये भी हम देखेंगे। तो अगला जो एटम है तो लिथियम। लिथियम एटम तो हीलियम एटम से फॉर्म होगा। अगर हीलियम एटम के न्यूक्लियस में और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन शामिल हो गया तो
तो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अब एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब इसको न्यूट्रल करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो प्लाज्मा से आ जाएगा। अब वो कहाँ आ जाएगा? इधर 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 नहीं आएगा, तो दोनों की दूरी यानी कि इस प्लेन में ही आ जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या सीधा इनके लेवल पे आके वो स्टेबल होगा क्या। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब स्पिन मोशन में होते हैं, तो इनका रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पीयर या एक क्लाउड तैयार होगा यहाँ पे, ऐसा। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है उसके साथ ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लाउड है, वो क्लाउड इलेक्ट्रिक फील्ड का और इनका जो कंबाइंड है यानी कि इफेक्टिव क्लाउड है, उनके बीच अब इंटरेक्शन पैदा होगा और ये दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स पैदा हुआ। तो ये क्लाउड इसे ज्यादा अंदर नहीं आने देगा, कुछ डिस्टेंस पे इसको रोकेगा। इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है न्यूक्लियस के, इससे इसकी दूरी ज्यादा बनी रहेगी। इसका मतलब है कि इस सेल में वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, इसलिए पहले सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2। अब इलेक्ट्रॉन के यहाँ कहाँ तो स्टेबल होगा। अब सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रॉन स्पिन में होगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक सर्कुलर टांजेंशियल कंपोनेंट प्राप्त होगा और वो क्या करेगा, इसको उसके उल्टी दिशा में इसको घुमाएगा, तो ये भी मोशन में आ जाएगा। तो ये तीनों की मोशन ऐसी हो जाएगी। ये इनवर्ट स्पिन है, इसकी इनवर्ट डायरेक्शन स्पिन है, और इसकी भी इनवर्ट स्पिन डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तो ऐसा इस प्लेन में स्टेबल हो जाएगा। इसे लिथियम एटम बोल सकते हैं। और एक बात है कि क्या इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों मिला के तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हुआ है, लेकिन इसके लिए इसका ट्रांजिशनल कंपोनेंट है, बैलेंस करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका मतलब है कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं, तो इस स्टेबल एटम नहीं होगा। और इसके लिए जैसे दो कॉन्फ़िगरेशन थे स्पिन के, तो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा और ये ऐसा भी लिथियम एटम होगा। तो लिथियम एटम दो टाइप के होंगे, ये तो ऐसा होगा या तो नहीं ऐसा होगा। तो यूनिवर्स में हम इसके 50-50 चांसेस मान सकते हैं। चलो आगे का एटम देखते हैं, बेरिलियम एटम। अब ये जो तीनों है वो तीनों तो लिथियम एटम से पाए गए हैं। अब समझो उस लिथियम एटम के न्यूक्लियस में अगर और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐड हो गया, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। वो तो इसी प्लेन में आना चाहिए और इसके अपोजिट में आना चाहिए, और इसके ही टैंजेंशियल कंपाउंड इसको भी स्पिन मोशन में लाएगी। और जिसका इसका अंतर है उसका ही अंतर इतना ही होगा, दोनों में इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स भी होगा। इनका रिपल्सिव फोर्स और इन्हें बाहर रखे हुए रिपल्सिव फोर्स, ये पूरे बैलेंस हो जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे। और ऐसे दो तरह के एटम होंगे, दो कॉन्फ़िगरेशन होंगे बेरिलियम एटम के लिए। अब यहाँ पे इनका नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इनका भी नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, लेकिन एक बात है, ये जो दूसरा जो शेल है इसको हम 2s2 बोलते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ गया है, पहले का छोटा था इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ पाया, लेकिन इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि इस सरफेस एरिया में और कुछ इलेक्ट्रॉन शायद ऐड हो सकते हैं, अक्युमुलेट हो सकते हैं। इसलिए इस सेल में, सेकंड सेल में और इलेक्ट्रॉन आने की शायद गुंजाइश हो सकती है, और आते हैं कि नहीं वो हम आगे देखेंगे। तो हम आगे का डायरेक्ट एक एटम देंगे, न्यूऑन एटम। तो हम न्यूऑन एटम में अब जानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में होना चाहिए जैसा हीलियम में थे, और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 सेल में होना चाहिए थे, जैसे कि यहाँ पे है, ये 2s2 सेल है। लेकिन यहाँ पे और दूसरा सबसेल फॉर्म हो रहा है, वो है 2p6। और वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसका 2s2 सेल के थोड़े बाहर शायद हो सकते हैं। और वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पर पेयर ऐसा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन गए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर शायद होता होगा। और इनके अंदर बीच कहा तो 2s2 सेल होगा होगा और उसके भी अंदर बीच कहा तो और 2 इलेक्ट्रॉन का एक सेल होगा, 1s2। अब ये अंदर का कैसे होते हैं, कैसे पेयर होते हैं, इनके बारे में तो कुछ पता नहीं। लेकिन ये सेकंड सेल में दो सबसेल है, एक 2s2 सबसेल है और दूसरा 2p6 सबसेल है। लेकिन फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल है, उसे 1s2 जैसे सबसेल कहने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नियॉन एटम स्टेबल होगा और इस सरफेस एरिया बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेटेड
दे वो भी बढ़ गए हैं। वो 6 और पहले के 2 यानी कि 6, और अंदर के तो अंदर ही रह गए। यानी कि 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेकंड सेल में है, तो सेकंड सेल पूरा हो जाएगा। उसके बगैर ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ पाएंगे इस सेल में। तो और इसके बाद जब एटम बढ़ेगा और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ ऐड होते जाएंगे तो बढ़ेगा, तो इसके बाहर शेल तैयार होता जाएगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ कौन सरफेस पे कैसे कैसे फिट हो रहे। अगर ये समझ में आया तो हम समझ सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ है और उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितने कितने हैं। ये बहुत बहुत समझना जरूरी है। इसे स्पिन एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि स्पिन ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल कर रही है एटम फॉर्म होने के लिए। चलो हम आगे देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे तैयार होते हैं। तो ये स्पिन मोशन दिखाई न्यूटन एटम की। चलो मॉलिक्यूल्स कैसे तैयार होते हैं। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के या दो से ज्यादा सेम एटम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन होके वो स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत क्या है कि वो जो सिस्टम बनी है कंबाइंड होके एटम्स एक दो या दो से ज्यादा, तो उनका इलेक्ट्रिकल चार्ज भी जीरो होना चाहिए, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो वो स्टेबल हो जाएंगे और वो कभी शायद बिखरे नहीं जाएंगे। तो यही वजह होते हैं वो कंबाइंड होने की, और इससे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। पहला मॉलिक्यूल हम लिखते हैं कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बहुत सिंपल मॉलिक्यूल। यहाँ पे दो एटम्स है, एक क्लोरीन है और दूसरा हाइड्रोजन है। आप शायद सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन एटम का हम चर्चा क्यों नहीं किए। एक्चुअली हाइड्रोजन एटम सिंगल तो नहीं रहेगा, क्योंकि एक स्पिन तो बैलेंस नहीं हो सकती। तो दो हाइड्रोजन एटम अगर एक लाइन पे बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे बैलेंस हो गए, तो समझो कि H2 फॉर्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम अगर इंडिविजुअल है तो H2 के फॉर्म में होगा, नहीं तो ऐसा इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम फॉरएवर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। एक तो H2 होगा, नहीं तो दूसरे किसी एटम को मॉलिक्यूल में वो हिस्सा लेता होगा। चलो हम देखते हैं कि अब HCl मॉलिक्यूल कैसा तैयार होता है। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स जैसा हीलियम में रहते हैं वैसा 1s2 सेल में जाएंगे। दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से पहले दो इलेक्ट्रॉन 2s2 सेल में जाएंगे, वो भी थोड़े से अंदर होंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन 2p6 सब सेल में यानी कि नियॉन एटम की तरह से वो भी अंदर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से 3s2 सेल में जाएंगे, वो भी यहाँ कहाँ तो अंदर होंगे पेयर किए हुए, वो भी यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। और बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स 3p6 सेल में जाएंगे, वहां 6 बचे 5 दिखाए यानी कि 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में दो पेयर स्थापित होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो गए और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल मिलकर 4 गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, इसको पेयर स्थापित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन खुला है यानी कि शिल्लक है, फ्री है। तो इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ कहाँ नजदीक होगा, तो वहां का हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन इससे अलाइन होकर बैलेंस करके तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कर सकता है। अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कर दिया तो ये एटम भी स्टेबल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम का अंदर रहेगा, इसके लाइन पर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। ये सभी का मैग्नेटिक मोमेंट तो पहले ही जीरो है। प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के दूरी पर रहेगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो रिपल्सिव फोर्स में होगा। तो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन का बाहर की तरफ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन या अंदर की तरफ होना चाहिए। और ऐसा क्लोरीन मॉलिक्यूल तैयार होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर या इधर कहाँ भी नहीं घूमेगा, वो तो इसके बराबर अलाइन होगा, यानी कि इसकी जगह और इसकी दोनों की जगह, सभी की जगह फिक्स है, लेकिन इसकी जगह बराबर E17 के अपोजिट में कायम रहेगी जब तक एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, सॉरी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl मॉलिक्यूल रहेगा तब तक। अब यहाँ पे सबके स्पिन मोशन दिखाएगा, आखिरी 5 इलेक्ट्रॉन जो ये दो है क्लोरीन के, ये भी दो है क्लोरीन का, ये एक क्लोरीन का है और एक हाइड्रोजन का, ये ऐसे स्पिन मोशन में रहेंगे। चलो आगे का एक मॉलिक्यूल देखते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल हम तो जानते हैं कि वहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है
और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं। अब ऑक्सीजन क्या करता है पहले देखेंगे। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब है कि पहला 1s2 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए पेयर के साथ, वो अंदर होंगे। अब इनको यहाँ पे नहीं दिखाया गया। अब सेकंड सेल में कितने बचे, अब 8 गए तो 6 बचे। 6 में पहले दो तो s2 सेल में जाएंगे, वो भी इसको नहीं दिखाया गया है। अब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखा जाएगी। देखो, 1 2 3 और 4, ये चार जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के। चार में से दो इलेक्ट्रॉन पेयर स्थापित कर सकते हैं, वो कर भी दिए यहाँ पे। जो बचे हुए दो है, वो उसको हाइड्रोजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो स्पेयर है वह सेल पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके साथ चार है, तो अभी दो इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए थे। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है E7, वो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर स्थापित करेगा, और उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, और हाइड्रोजन का प्रोटॉन यहाँ पे स्थिर रहेगा। उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन का, उसको भी पेयर स्थापित करना है, इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ चला लेगा। अब हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर स्थापित करेगा, दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। प्रोटॉन यहाँ पे रहेगा, और उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। तो इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होने चाहिए, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होने चाहिए। और ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये काफी यही जगह पे रहेंगे जब तक हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक। और इनमें का जो एंगल है वो भी फिक्स्ड होगा। शायद मुझे लगता है कि 100 डिग्री के आसपास है, उससे थोड़ा ज्यादा इनका रहता है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बीच रिपल्शन होता है, इसलिए 90 की वजह से थोड़ा रिपल्शन ज्यादा होता होगा, और थोड़े से ज्यादा दूर चले जाते होंगे जब मॉलिक्यूल फॉर्म होते वक्त। ऐसा है, वाटर मॉलिक्यूल है, जो आखिरी चार इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 यहाँ पे घूम रहे हैं, और ये दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे घूम रहे हैं। ऐसा उनका स्पिन की स्थिति, स्पिन मोशन की स्थिति यहाँ दिखाई गई है। चलो लेते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां पे दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और एक कार्बन का मॉलिक्यूल रहता है। अब ऑक्सीजन का देखें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन बोले तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स तो 1s2 में चले जाएंगे पहले सेल में, वो यहाँ पे नहीं दिखाए। और दूसरे जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल में होंगे, उसमें 2s2 में पहले दो जाएंगे, वो भी नहीं दिखाए। सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन के होंगे। 1 2 3 4 ये भी ऑक्सीजन के होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब कार्बन की क्या स्थिति है देखो, ये कार्बन के खूब गड़बड़ हो जाएगी कार्बन के लिए, तो क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसमें से पहले दो इलेक्ट्रॉन्स जो है 1s2 सेल में जाएंगे, यहाँ कहाँ तो पेयर स्थापित करेंगे अंदर के जगह पे, वो यहाँ पे दिखाई नहीं गए। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन, चार में से दो इलेक्ट्रॉन 2s2 सेल में जाना चाहिए, वो भी पेयर स्थापित करना चाहिए, लेकिन वो पेयर स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो पेयर स्थापित करते हैं तो इनका पूरा बनाने के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि दो गए तो ये दो और दूसरे चार इलेक्ट्रॉन्स की ही इसको जरूरत होगी, वो ये नहीं ले पाएगा, इसको नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि ये जो पेयर है ट्विस्ट वो ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होने के बाद अब सेकंड सेल में चार ही इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, 1 2 3 4। अब ये चार इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन में ये पहले पेयर में आ गए, उसके दो बचे इलेक्ट्रॉन को पेयर होना चाहिए, वो इसके साथ पेयर कर रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो गई, और एक कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ये स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो जाएगा। अब हम जान गए हैं कि इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल में हो, एटम में हो, या कहीं भी घूमते नहीं सर्कुलर ऑर्बिट में, या वेव होने का सवाल ही नहीं। देखो, अब ये ऐसा कैसा समझा जाएगा कि ये बराबर है क्या नहीं। मुझे लगता है कि अब हमें इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सभी लोग अब क्वांटम एटॉमिक मॉडल ही मानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा करता है, वो ऐसा इतना बेहतर है, वो है तो है। सच में कहो तो कोई भी पार्टिकल वेव जैसा बर्ताव नहीं करता, और कोई भी लाइट हो यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो पार्टिकल जैसी बर्ताव नहीं करता, तो क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादी पूरी अ, समाप्त हो जाती है। वो सिर्फ एक एक फ्रेमवर्क है, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। अगर समझे इलेक्ट्रॉन, हम ये समझ सकते हैं कि समझे इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बर्ताव किया तो क्या हो सकता है। बस एक थ्योरी है, एक स्टोरी है,
इसका मतलब इसका वास्तव से, यानी कि यूनिवर्सल जो ट्रूथ है इससे और जो क्वांटम मैकेनिक्स बताता है उससे कोई भी रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं है। अगर ये कब समझेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थिर है, तो शायद अगर एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी, अगर हम इसका सीधा फोटो निकालेंगे और उस फोटो में हम सीधा इलेक्ट्रॉन लोकेट कर पाएंगे, तब हम समझेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ये जो दिखाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये ऐसा ही स्पिन एटॉमिक मॉडल है, इसको समझना डेवलप करना बहुत जरूरी है और कभी ना कभी इसे हमें आना ही पड़ेगा। इससे हमारा छुटकारा नहीं है, ये जान लो सभी। चलो हम देखते हैं कि स्टर्न करलैच एक्सपेरिमेंट में हुआ था क्या। तो पहले स्टर्न करलैच एक्सपेरिमेंट 1922 में कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा था कि सिल्वर एटम में 47th इलेक्ट्रॉन है, तो 46 इनर ऑर्बिट में है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, जो 47th इलेक्ट्रॉन। तो शायद वो इलेक्ट्रॉन कैसा ऐसा तो घूम रहा होगा, नहीं तो ऐसा तो घूम रहा होगा ऐसा ऑर्बिट में, क्योंकि वहां उस टाइम 1922 में क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि डी ब्रागली का हाइपोथेसिस ही नहीं आया था। इलेक्ट्रॉन जो वेव की तरह बर्ताव करता है, श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं था, तो क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी नहीं था। तो उस वक्त सभी का समझते थे, जानते थे या अंडरस्टैंड करते थे कि शायद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सब घूम रहे हैं तभी तक। तो वहां स्टर्न गर्लैच में यही सोचा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर ऐसा ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये घूम इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट तैयार होगा जिसका सेंटर एन पोल इधर होगा, एस पोल इधर होगा, और दोनों पोल का सेंटर यहाँ न्यूक्लियस होगा। जब ऐसा घूम रहा है तो ऐसा मैग्नेट बोल के वो एटम बर्ताव करेगा, एस पोल इधर होगा, एन पोल नीचे होगा, और वो दोनों पोल का सेंटर यहाँ न्यूक्लियस होगा। जब ये एटम ऐसे इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में पास किए जाते हैं, ये ओवन है, ये गर्म करके उन्होंने उसके सिल्वर की बीम बनाई थी और वो पास किए थे। जब ऐसा ही एटम पास होता है तो क्या होगा, ऐसा एटम पास हुआ तो यन, और यहाँ स्ट्रांग यन है, ये यन पोल इस यन पोल को धकेल देगा, इसलिए वो इसे जाते टाइम वो नीचे यहाँ पे स्टक किया जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ तो नीचे आके टप गया यहाँ पे। अगर ये एटम पास होता है तो यस बल ऊपर होगा, जब यस बल ऊपर होगा तो यन बल उसको ऊपर खींचेगा, ये ऊपर के लाइन तरफ चला जाएगा, यहाँ कहाँ तो टपेगा, मुझसे यहाँ पे वो स्ट्राइक हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है इसको, इस पेपर को या दोनों पोल के लाइन को, तो इसका मतलब है वो कहाँ तो बीच में टपकेगा। तो इसके कहीं कौन सी भी ओरिएंटेशन हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाके टपकेगा। इसका मतलब है कि ऐसा जो स्क्रीन के ऊपर एक्सपोजर है वो आना चाहिए था, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं मिला, उनको ये मिला। ये तो इससे नहीं मिलता, तो ये क्यों मिला वो समझ में नहीं पाए। तो 1925 में समझ में आया कि वो स्पिन की वजह से मिल रहा है ये। लेकिन सच कहूं तो अभी तक ये क्यों मिला है, एक इसकी पक्की जानकारी किसको भी नहीं है। हम अब जानते हैं कि जो 47th इलेक्ट्रॉन है सिल्वर में का, वो लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही होगा और वो अनपेयर्ड होगा। अब जब वो ऐसा घूम रहा होगा तो क्या होगा, टिन्नी मैग्नेट बोल के आउट हो जाएगा, और ऐसा टिन्नी मैग्नेट यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा एक छोटा सा मैग्नेट बोल के यहाँ पे चिपका हुआ ऐसा अब हमारे को लगेगा, और इसका एन पोल बाहर होगा, एस पोल न्यूक्लियस की तरफ होगा। लेकिन ये दोनों पोल का सेंटर इलेक्ट्रॉन होगा, ना कि वो न्यूक्लियस, यहाँ पे उसका सेंटर होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी घूम सकता है वो, अगर ऐसा घूम रहा हो तो ऐसा मैग्नेटिक पोल बोल के एक्ट हो जाएगा। जिस मैग्नेटिक बार का यस पोल बाहर होगा, एन पोल न्यूक्लियस की तरफ होगा, दोनों पोल का सेंटर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, ना कि वो न्यूक्लियस, यहाँ पे उसका पोल होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होता है, यानी कि सिल्वर एटम यहाँ से पास होता है, तो सीधा एन पोल इसके नजदीक होगा, तो वो उसको धकेलेगा, वो रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो एन पोल ये अट्रैक्ट करेगा, इसको नीचे जाएगा। सो अट्रैक्ट होगा, मिल ये धकेलेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, वो सीधा जाके यहाँ पे टपकेगा। इसका मतलब है कि वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। जब ए एटम जाता है तो क्या होगा, यस पर ऊपर ही है, तो इसका मतलब यल पर ऊपर को इसको खींचेगा और ये ऊपर जाके यहाँ पे टपकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर समझो ये यहाँ पे नहीं, ऐसा रोटेट होगी, यहाँ पे यहाँ यन पोल है और यहाँ यस पोल है। जब ऐसा यहाँ यन यहाँ यस होगा तो ये यन इसको धकेलेगा यहाँ पे, और ये यस इसको धकेलेगा, तो यस यस को धकेलेगा, यन यन को धकेलेगा, तो जाते वक्त यहाँ का जो मैग्नेट था ऐसा रोटेट हो जाएगा। फिर उसकी सिचुएशन कैसी, यहाँ नीचे यन पोल होगा,
ऊपर यस पोल होगा, इसलिए ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वो फिर से यहाँ से टपकेगा। ऐसा भी हो तो भी यहाँ पे आके टपकेगा। अगर ये उल्टा हो समझा, यस पोल बाहर है और यहाँ पे ऐसा है, यस पोल बाहर, तो इसका मतलब है कि ये जाते टाइम ये यस पोल इसको ढकेलेगा, धकेलेगा, और ये यन पोल इसको धकेलेगा इधर, तो इसका मतलब ऐसा रोटेट होगा, और यही सिचुएशन आएगी, इसका मतलब है कि ये बाहर आ गया, टप गया। तो यहाँ पे जो एटम्स आ रहे, तो उनका यस पोल बाहर होगा, न्यूक्लियस के तरफ नहीं, न्यूक्लियस से बाहर होगा। और जो यहाँ पे एटम टपक रहे, उनका यन पोल एटम से बाहर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एटम जो टपके हुए हैं, वो हम कलेक्ट कर सकते हैं जिनका यन पोल बाहर है। यहाँ पे जो एटम टपक रहे हैं, हम कलेक्ट कर सकते हैं जिनका यस पोल बाहर है। अरे कितनी बड़ी बात मिल गई यहाँ पे तो, अरे बहुत अच्छी बात है। ये तो किसको भी पता नहीं अभी, पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, अब तो मुझे भी समझ में आया। देखो इसी वजह से ये स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट में ऐसा दो, इस बीम का दो डिवाइडेशन मिल गया। चलो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे आइसोलेट हो सकते हैं। समझे एक एटम में हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन नजदीक बैलेंस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूरी पर, और 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े और ज्यादा दूरी पर। जो नजदीक हुए उनके हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी, जो थोड़े दूरी पर है उनके थोड़े कम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑसिलेशन की होगी, और ये जो है उनकी फिर से कम होगी। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स उनके उनके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होंगे। समझो हम इस एटम को थोड़ा बड़ा करें, और एक हैमर से हथौड़ा मारे, यहाँ पे एक हथौड़ा मारे, तो क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे ऑसिलेट होने वाले हैं, वो उनके उनके फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो गए। ये हाई फ्रीक्वेंसी से पेयर ऑसिलेट हो रहा है, ये थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट हो रहा है, और उससे भी थोड़ा ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट हो रहा है। इसका मतलब है कि एटम में कितना भी एटम गरम गरम करे, तो उनकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, उनकी उनकी इलेक्ट्रॉन की फिक्स है एटम में, और उसी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करते हैं। अगर ये समझ गए, तो हम शायद ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ सकते हैं। ये कहते हैं ना, वहां पे अल्ट्रा कैटास्ट्रोफ क्यों नहीं मिलता। ऐसा है कि एटम के बाहर के इलेक्ट्रॉन ऐसा हथौड़ा मारने से या टेम्परेचर से इजी तरह से ऑसिलेट हो सकते हैं, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन बहुत कॉम्पैक्ट रहते हैं। वो कितना भी एटम को गर्म करो, या बाहर से कितना भी इम्पैक्ट दो, बाहर के इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो सकते हैं, लेकिन अंदर के नहीं हो सकते। इसलिए अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रोड्यूस करने में बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ नहीं दिखता। सच बात तो हम यही जान सकते हैं। चलो एक्सरे प्रोडक्शन में क्या होता है देखते हैं। लोग कहते हैं कि एक्सरे प्रोडक्शन में जब हाई वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ एटम में टारगेट में आ जाता है, तो यहाँ से, यह समझो एटम है यहाँ, इसका यहाँ तक का साइज एटम का है समझो, यहाँ से जो जाएगा अंदर, तो वहाँ रिपेल होगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पे कहाँ तो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि रेस्ट हो जाएगा। जब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस एक्सरे में बदल जाता है। ऐसे लोग बोलते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब एटम में अंदर घुसता है, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को वो कोलाइड होता है, और वो कोलाइड होकर इसको जब इम्पैक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन खुद की जगह पे हिलने लगता है। और वो कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होगा, जो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होगा, और वो वेव पैदा करेगा। अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सरे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो बिल्कुल एक्सरे तैयार होगा यहाँ पे और बाहर आ जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन था, जो यहाँ पे कोलाइड होके, वो फिर से बाहर निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे रहेगा, लेकिन वो ऑसिलेट होते रहेगा। और थोड़े वक्त के बाद वो ऑसिलेशन थम जाएंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फील्ड में एनर्जी की बदल जाएगी, और वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और थम जाएगा। ऐसा ही एक्सरे प्रोडक्शन। दूसरी भी केस हो, ये हो सकती है कि समझा इलेक्ट्रॉन आते आते इधर से रिपेल हो गया, इसको थोड़ा ऑसिलेट कर दे, इधर से रिपेल हुआ है, इसको थोड़ा ऑसिलेट कर दे, इधर से रिपेल हुआ है, ये ऑसिलेट कर दे, इसको भी थोड़ा रिपेल करके बाहर आया, तो 1 2 3 चारों इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन में आ जाएंगे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अलग अलग अंतर पर या डिस्टेंस पर वो स्थिर हुए हैं, बैलेंस हुए हैं। एक कम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होगा, एक एक्सरे फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होगा, ये भी शायद एक्सरे फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होगा, ये फिर से कम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होगा। तो इस प्रोसेस में शायद 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो सकते हैं। ऐसा एक्सरे प्रोडक्शन होता है, जो अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। चलो और एक बात देखते हैं कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा पैदा होता है, और क्या होता है एक्चुअल एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। हम अपना जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसी तरह से पहले समझा लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा बोलता है कि एटम में जब दो एनर्जी लेवल है, एक E2 एनर्जी लेवल, E1 एनर्जी लेवल,
ये इलेक्ट्रॉन जब E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इज इक्वल टू HF होता है। एच बोलते हो प्लैंक्स कांस्टेंट, और F बोले तो फ्रीक्वेंसी जो इसने पैदा की हुई वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी F। तो ये HF, ये जो वेव निकली बाहर, ये एक फोटॉन के बराबर होगी और उसकी एनर्जी अब HF होगी। जब वही इलेक्ट्रॉन को ऊपर धकेलना होता है तो इलेक्ट्रॉन को सेम फोटॉन अगर मिल गया तो ऊपर जा सकता है। इसका मतलब है कि वो इधर सीधा आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और बड़े हुए एनर्जी के साथ ऊपर जाएगा। तो तो ये फोटॉन एटम के बाहर नहीं जाएगा, यानी कि पूरा एटम है और यहाँ से वो फोटॉन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ निचले एनर्जी लेवल पर था। अब वो फोटॉन सोख के एब्सॉर्ब करने के बाद ऊपर चला गया। अब यहाँ कोई बाहर फोटॉन नहीं आएगा, ऐसा एब्सॉर्प्शन पैटर्न माना जाता है। लेकिन आइंस्टाइन कहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्शियल एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर सकता है। तो समझो एक फोटॉन बाहर से आ रहा है जिसकी एनर्जी HF2 है, वो HF2 HF से ज्यादा है। इसका मतलब है इसका पार्शियल एनर्जी जो HF चाहिए इसकी थी, तो HF लेके वहां से वहां ऊपर जाना चाहिए तो रिमेनिंग एनर्जी बाहर भी जा सकती है। तो ऐसा तो नहीं होता, ये एब्सॉर्ब ही नहीं करता है, इसको रिएक्ट भी नहीं होता। कम फ्रीक्वेंसी का फोटॉन हो, यानी कि कम एनर्जी का फोटॉन हो, उसे भी वो रिएक्ट नहीं करता। तो मुझे समझ में नहीं आता ये इलेक्ट्रॉन को कैसे समझ में आता है कि आने वाले फोटॉन की एनर्जी इसको जो चाहिए थी उसके बराबर है। इसको कैसे समझ में आता है कि इस फोटॉन के पास जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, या क्या है इलेक्ट्रॉन के पास कोई दिमाग है? क्या एटम के पास कोई दिमाग है? ये ऑटोमेटिक कैसा होता है? लोग बोलते हैं इसे क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, सेकंड कैलकुलेट। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। अरे ऐसा कैसा हमको क्यों बनाया जा रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स किसी को समझता नहीं, ऐसा होता है वैसा होता है। अरे कुछ भी नहीं भाई, आपको नहीं समझ रहा है, थोड़ा समझ तो ले लो। थोड़ा ठहरो, कहाँ भाग के जाना है, कहाँ जाना तो कहाँ है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा आराम से देखो क्या होता है। अब चलते थोड़ा देखते कि क्या होता है। देखो सच कहूं तो इलेक्ट्रॉन, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ तो एटम में स्टेबल है। समझे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतनी दूरी पर न्यूक्लियस से स्टेबल है। जब इसको बाहर से इम्पैक्ट मिल गया या इसका टेम्परेचर मिल गया, पूरा एटम हिल गया तो ऑसिलेट करेगा, लेकिन वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होगा। और वही जो वेव है शायद वो ऐसे सर्कुलर रिंग के तरफ भी जा सकती है, पता नहीं अब कौन से सिचुएशन में ऐसा रे की तरफ आ जाते हैं, इसको भी अभी स्टडी करना पड़ेगा। बाद में स्टडी कर भी लेंगे लोग। चलो अभी तो देखते हैं कि अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक एफ है, समझे उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट हो रहा है और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो बाहर छोड़ता है। जब रेस्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो बाहर ये नहीं आ जाएगी। तो एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट है और बाहर से वही फ्रीक्वेंसी की वेव आ रही है इधर से, और वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरेक्ट होगी, क्योंकि इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को हिलाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन हिलाएगी, इलेक्ट्रॉन को एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हिलने की। अगर इस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो वो लाइट हो इस इलेक्ट्रॉन को बराबर हिला सकती है और दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्यून हो जाएगा। ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब ऐसी होगी बाहर इधर, तो इलेक्ट्रॉन अंदर के धकेला जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जब नीचे होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर दिशा ऊपर में धकेला जाएगा। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और इलेक्ट्रॉन की मोशन की दिशा में 180 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। इससे इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हुए ऑसिलेशन की वजह से, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो शायद पूरी वेव यहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि नेट वेव जीरो होगी। इसका मतलब है यहाँ बाहर कोई भी वेव नहीं आ सकती है। तो जो ये वेव पैदा कर रही है और इस वेव, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सरीके होने चाहिए, तो बाहर कोई भी वेव नहीं आ सकेगी। तो पूरा हम कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी की वेव भी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव वही पैदा कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ट्यून हो रहा है, रेजोनेंस में आ रहे हैं दोनों। रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। समझो दूसरी फ्रीक्वेंसी वेव आ गई, कम या ज्यादा, तो वो भी फ्रीक्वेंसी की वेव इसको ऑसिलेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं होगा, क्योंकि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होना चाहिए। तो उस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट नहीं होगा, इसका मतलब है वो रेजोनेंस में नहीं आएगा इसके साथ। रेजोनेंस में नहीं आएगा
तो ये ऑसिलेट हो भी गया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वेव अरे इसकी कैंसिल नहीं हो जाएगी, इसका मतलब जो आने वाली वेव सीधा बाहर चली जाएगी, तो एब्सॉर्प्शन नहीं दिखेगा। तो सिर्फ इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वेव इस पे कोलाइड होते हैं तभी ही एब्सॉर्प्शन दिखेगा। तो सीधी बात है, ये भी समझ में नहीं आता। अब क्या कैसे समझे? चलो दोस्तों देखते हैं, बहुत तो हमने कह दिया। अब थोड़ा आपको अगर पढ़ना है तो ऑन द ट्रू ओरिजिन ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ इन एटम्स, ए मिसिंग स्टोरी, पब्लिश्ड बाय येलो साई इन नवंबर 2021। ये थोड़ा पढ़िए, ये मेरा ही पेपर है, इसका प्रीप्रिंट ये येलो साई ने पब्लिश किया है। थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, इसका डिवाई है। दूसरा एक पेपर है क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो होता ही नहीं ऐसे बोलते, थोड़ा पढ़ो तो भाई देखेंगे होता है क्या नहीं। तो ये आई ट्रिपल ई में अप्रैल 2025 में पब्लिश हुआ, वो मेरा ही पेपर है, इसका डिवाई ये है। एक तीसरा एक बुक है दोस्तों, लाइट क्वांटा आइंस्टाइन बिग मिस्टेक। अब क्या कहें, आइंस्टाइन की मिस्टेक है क्या नहीं, आइंस्टाइन की मिस्टेक बोले तो शायद किसी किसी को गुस्सा भी आता होगा, अब मैं क्या करूं। अब थोड़ा पढ़ो तो थोड़ा तो ये दोनों पढ़ो, ज्यादा आइंस्टाइन का बुक ही छोड़ो, ये दोनों पढ़ो। और ये हमारी वीडियो ध्यान से देखो, शायद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये भी बुक पढ़ो क्योंकि ये वाइडली इंटरनेट पे उपलब्ध है। दोस्तों, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमते और वेव की तरह बर्ताव भी नहीं करते। एटम में इलेक्ट्रॉन अपने अपने स्पिन मोशन से बैलेंस होते हैं, इसलिए ऐसे मॉडल को स्पिन एटॉमिक मॉडल कहा जा सकता है। एटम में हर इलेक्ट्रॉन की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होती है, जो एटम में किसी खास पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने वाले फोर्स की ताकत पर निर्भर करती है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन उस एटम में उस पॉइंट पर उसकी एक ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होगी। एटम में हर इलेक्ट्रॉन की एक नेचुरल ऑसिलेशंस फ्रीक्वेंसी होती है, जो एटम में किसी खास पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने वाले फोर्स की ताकत पर निर्भर करती है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन उस एटम में उस पॉइंट पर ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही ऑसिलेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स एटम में अलग अलग लेकिन खास पॉइंट पर बैलेंस हो सकते हैं, इसलिए एटम्स अलग अलग लेकिन खास फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव बना सकते हैं। स्पिन एटॉमिक मॉडल यह देखने के लिए उपयोगी है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ बैलेंस्ड है। स्पिन एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए एक मैथमेटिकल सेटअप की बहुत जरूरत है। कोई भी लाइट पार्टिकल की तरह व्यवहार नहीं करता और कोई भी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बर्ताव नहीं करता, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स गलत अंदाजों पर आधारित है। इसके लिए इसके अनुमानों को जो गलत रहते हैं हमेशा समझना बहुत मुश्किल होता है। क्वांटम एंटांगलमेंट नामुमकिन है। क्वांटम एंटांगलमेंट बेस्ड कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की जा सकती। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो असलियत से जुड़ा नहीं है। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।